नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। अमावस्या में क्या होता है कि चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या में चंद्रमा हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो जो रात होती है वो बिल्कुल साफ होती है। तो इस तरीके से हम आसमान का जो अवलोकन है वो और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है। तो सूर्य की रोशनी की वजह से हम दिन जो दिन में है वो हम चंद्रमा और अन्य छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड कौन होते हैं? तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गई, और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय हमको किस में दिखती हैं? आसमान में दिखती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के भी होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों के भी बने होते हैं। इनके पास खुद की ऊष्मा व प्रकाश होते हैं, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, या जो बड़े आकार के गर्म भी होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी हमारा एक क्या है? तारा है। अब देखते हैं हम कि जो हमने देखा यहाँ पे, ये सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। तो रात के समय पे रात के समय रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान भी हैं, लेकिन हम में से बहुत दूर होने के कारण ये क्या है? उनकी ऊष्मा और जो प्रकाश है वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? बहुत छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। इस वजह से हम उनका जो ऊष्मा है और प्रकाश है वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, जो तारे के ये समूह हैं, तो इनके द्वारा, ये जो तारों के समूह दिए गए हैं, इनके द्वारा जो भी एक क्या है आकृति बनाई जा रही है विविध प्रकार की, वो सब क्या है? नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। तो बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है कौन सा? सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब सप्त, सात, ऋषि मतलब सात संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यह किस
नक्षत्र मंडल का भाग है, ये अर्सा मेजर का भाग है। क्या नाम है? सप्तऋषि। तो आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह अपने आप को आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये डायरेक्शन चलती नहीं थी। हम लोगों को क्या होता था कि दिशा पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते थे? तारों का, ठीक है, सूर्य का, ठीक। इन तरीकों से हम पहले के ज़माने में हम क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता था। इसे क्या कहते थे? ध्रुव तारा। जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ध्रुव तारा। ये हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। तो अब हमें क्या देखना है? जैसे ये आपने देखी हुई 5 तारे ये दिए गए हैं। अब इन 5 तारों के अलावा जो ये 2 तारे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? संकेतक तारे हैं। अब इन संकेतक तारों को मिलाती हुई एक काल्पनिक रेखा, रेखा तो है नहीं, हम लोगों ने मानी हुई है कि ये ऐसी सीधी रेखा खींची, तो ये जो उसको इंगित कर रहा है, ये उसको क्या बोलेंगे हम? ध्रुव तारा। ठीक है, क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि कुछ खगोलीय पिंड क्या होते थे? जिनके खुद का प्रकाश होता था, खुद की ऊष्मा होती थी, तो वो क्या कहलाते थे? तारे कहलाते थे। लेकिन ऐसे ही कुछ खगोलीय पिंड वो भी हैं जिनकी खुद की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं? वो पिंड हमारे ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं क्या, कि जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, छल्ले बने हैं, ऐसे ऐसे टाइप के छल्ले बने हुए हैं। तो ये छल्ले विभिन्न पदार्थों या असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो किन किन ग्रहों के पास छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप जब इसमें देखेंगे तो ये क्या है? अगर आप इसमें देखेंगे तो जो भी इसमें जो सूर्य से जो बढ़ती हुई डिस्टेंस दी गई है, किसकी? ग्रहों की, कि सूर्य से जो भी कितने डिस्टेंस पर ग्रह दिए गए हैं। मतलब पृथ्वी के, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध, फिर क्या है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और बाद में कौन सा? नेपच्यून। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा टाइम लगता है परिक्रमण करने में, वो किस ग्रह को लगता है? वो लगता है नेपच्यून को। परिक्रमण का मतलब है कि जो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो कितने टाइम में लगा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नेपच्यून को लगता है। कितना समय लगता है इसको? इसको समय लगता है 164 साल। कितना लगता है? 164। इसको 164 साल लगता है चक्कर लगाने में। ठीक है, 164 साल उसको चक्कर लगाने में लगता है सूर्य का। अगर हम सबसे कम दिन देखें तो किसको लगता है? बुध को। वो कितना लगता है? 88 दिन। 88 दिन में जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और अगर हम अक्ष पे देखें तो अक्ष पे सबसे जो ज़्यादा टाइम है वो किसको लगता है? अगर हम अक्ष पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है शुक्र को। कितने समय में घूर्णन पूरा करेगा? 243 दिन में। कितने में? 243 दिन में। लेकिन सबसे कम टाइम किसको लगता है? बृहस्पति को। ये अक्ष पे है, अक्ष पे घूर्णन पर कितना समय लगता है उसको? 9 घंटे 56 मिनट। कितना लगता है? 9 घंटे और 56 मिनट। बस आपको ये दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह पूछा जाएगा तो किसके हैं? अभी बृहस्पति के हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए, जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, जैसे हम लोग जियो देख रहे हैं। ठीक है, तो जियो और ये लिखा है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो जियो का मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बोलें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलेंगे पृथ्वी के मापन को। क्या बोलेंगे? पृथ्वी के मापन को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम जियोइड्स किसको बोलते हैं? तो जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? जियोइड्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति खगोलीय पिंड या उनकी गतियों के संबंध में जो अध्ययन करता है उसको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? वो प्राचीन खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो अगर हम देखें कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य हो गया, जो उसके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, कुछ खगोलीय पिंड हो गए जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल क्या कहलाता है? सूर्य का परिवार। तो सूर्य इस परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम अपनी अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग, जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कौन कौन से हैं? तो एक जो ये ट्रिक दी गई है उसके अनुसार अगर आप याद करना चाहें तो माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्या है? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो माई से एम से क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? एम से क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस हो जाएगा। ठीक है, एम से मर्क्यूरस, वी से वीनस मतलब पृथ्वी हो जाएगा, ई से अर्थ हो जाएगा, एम से मार्क्स हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, जे से जुपिटर बृहस्पति, एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये सब क्या है? पृथ्वी से, जो सूर्य से दूरी के जो बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूर है। अगर हम इसी का हम लोग आकार के क्रम में देखा करें तो आकार में हमारा सबसे पहले क्या होगा? बृहस्पति होगा। क्या होगा? जुपिटर। पहले हमारा जुपिटर होगा, फिर सैटर्न होगा, ठीक है, शनि, फिर क्या होगा? यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, ठीक है, फिर हमारा होगा वीनस, फिर मार्स, फिर मर्क्यूरस। तो आपको अगर याद करना है तो ये जे सन EVM M ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये आकार का क्रम है। क्या क्रम है? आकार का, कि कौन कितना बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह है आकार के रूप में जुपिटर मतलब बृहस्पति, फिर एस सैटर्न, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, अर्थ है, वीनस है, फिर मार्स है, और सबसे छोटा कौन है? मर्क्यूरस। कौन है? मर्क्यूरस। तो सबसे छोटा है बुध। ठीक है, अब देखते हैं, अभी तक प्लूटो भी एक बौना ग्रह
एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। तो कौन कौन से बौने ग्रह बताए गए हैं? ये 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो, दो ग्रह जो ये हैं वो बौने ग्रह, इनको ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में क्या है, ये देखो, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है। कैसा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आप। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से हम पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सभी उपस्थित हैं, और जो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो प्रकाश की गति कितना है? प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तब भी उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट का समय लग जाता है। तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कब पहुंचे थे? 20 जुलाई और 1969 को। ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कब पहुंचे थे? 20 जुलाई 1969 को। तो चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो देखो, जो उपग्रह क्या कहलाते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो किसके ओर चक्कर लगाते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह आपको समझ में आया कि उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए तथा साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर? 27 दिन में। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। तो चंद्रमा का हम पृथ्वी से केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन। और इतना ही समय वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में लेता है। तो इस वजह से हम लोग क्या है कि चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो वो तारे, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मुख्यतः किसके बीच पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? वो असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ये सामान्यतः या मुख्यतः ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई उल्कापिंड पूरा नहीं जल पाता और पृथ्वी पर गिर जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक सफ़ेद
एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो देखो, ये क्या है? पृथ्वी। सबसे पहला भाग जैसे हम हो गए, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी। तो हम पृथ्वी का भाग हो गए। और फिर पृथ्वी किसके अंदर है? सौरमंडल के। ठीक है। अब सौरमंडल किसके अंदर आता है? आकाशगंगा एक। ठीक है। और कई आकाशगंगा मिलकर क्या बनेगा? ब्रह्मांड। तो यही हमारा पूरा चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम एक्सरसाइज को और देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? तो ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह और तारों में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था जैसे ही चैप्टर में, क्या था कि ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। और तारे क्या कहलाते हैं? तारे वो होते हैं जिनके पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। दूसरा, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल में अगर आप देखें, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य जो खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, है ना, उल्का पिंड हो गया, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं, जिनका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है। कौन होता है? सूर्य होता है। अब जैसे सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम, तो मैंने आपको वो ट्रिक बताई हुई थी। उसी ट्रिक के अनुसार क्या हो जाएगा? पहला अगर हम देखेंगे तो पहला ग्रह हो जाएगा बुध। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? शुक्र। फिर पृथ्वी। ठीक है। फिर मंगल। ठीक। फिर मंगल के बाद बृहस्पति। फिर शनि। अगर हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। फिर अरुण और फिर वरुण। ये अरुण और वरुण ये सब क्या है? सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पास बुध, फिर उससे दूर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे गैस है ना, पानी है, ये सब किसमें? पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसी वजह से जो पृथ्वी को क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो हम चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता था? 27 दिन। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूमता था। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। अब ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड कई सारी आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। क्या बनता है? ब्रह्मांड। ठीक है। अब ऑप्शन अगर इसका देखें, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को माना जाता है? शुक्र ग्रह को। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के समान ही आकार का है। ठीक है। तो जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि सूर्य से सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है। फिर दूसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आपको ये पता होगा, इलिप्टिकल पथ पर। ठीक है। किस पथ पर? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं? इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हम लोगों को ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हम लोगों को उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। किस दिशा का? उत्तर। तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मैंने बताया था आपको कि क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे, पहला जो है डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्टार्स, मतलब तारों का एक समूह। यहाँ पे क्या भरेंगे?
तारों का एक समूह, जो तारों का क्या है, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। क्या कहते हैं, तारामंडल या नक्षत्र मंडल या तारामंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, तारामंडल बोल दो या नक्षत्र मंडल बोल दो। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, तारों की जो एक बहुत बड़ी प्रणाली है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी या आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी या आकाशगंगा। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी या आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, कौन नज़दीक है, सबसे करीब कौन है, अगर हम देखेंगे तो सबसे नज़दीक मून है। कौन है, मून, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक, तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक कौन था, पृथ्वी थी हमारी। कौन थी, पृथ्वी थी। कौन थी, पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती, तो ग्रहों के पास क्या नहीं होता था, ग्रहों के पास अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती थी और खुद का अपना प्रकाश नहीं होता था। ठीक है, यहाँ क्या बनेंगे, ऊष्मा और प्रकाश। ग्रहों के पास क्या नहीं होता, खुद की ऊष्मा और प्रकाश। ये किसकी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये सूर्य से